हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 12th और चैप्टर था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, ताकि तभी आपको यहाँ पर और आगे बातें समझ आने वाली है। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी और हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा हम बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट भी इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं, तो शुरू से एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ आएंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में करंट पढ़ा था और हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मैंने आपको कुछ वहां पर बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम भी आपको मैंने कुछ बताया था वहां पर, वो भी शायद आपको कुछ याद होगा, तो अच्छी बात है। तो कहता है कि लेट द नंबर एन क्या है, लेट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। क्या सा होता है? इसका मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं हम लोग नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को लोग बोलते हैं नंबर डेंसिटी। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में, यानी एक 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, कह रहा है ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। लेट सपोज मान लो कि हमारे पास अगर कोई ये एक कंडक्टर है ना। क्या है? मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। ठीक है, इसकी अपनी कुछ एक कैपिटल लेंथ एल भी होगी। ठीक है, और इसका जो पूरा वॉल्यूम क्या होगा ना, इसी का जो वॉल्यूम बात करते हैं, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? इसकी वॉल्यूम होगी एरिया इंटू लेंथ, है ना। यही होता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो एन क्या, स्मॉल एन क्या था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय एल। इसकी वैल्यू गिवन थी हमें, स्मॉल एन। ठीक है, तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। तो एल लेंथ के, अगर एल लेंथ हुआ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो एन इंटू ए एल, है ना। कितना हो जाएगा? एन इंटू ए एल। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन था? एन था। तो ए एल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो एन इंटू ए एल। ठीक है, तो कह रहा है द टोटल चार्ज ऑन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया, मतलब इतने वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, चार्ज कैसे निकालोगे? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, तो एन ए एल इतना वॉल्यूम हुआ, है ना। अगर इतना वॉल्यूम है मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन ए एल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो वो टोटल हमारी आ जाएगा क्यू, और वो कितना हो जाएगा? एन इंटू ए इंटू एल। बात समझा रही क्या? ई हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ए एन एन ए एल क्या था? वो था नंबर ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई को मल्टीप्लाई कर लिया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, मतलब एन ए एल से, तो जो टोटल चार्ज आ गया वो हमारा हो गया एन ई एल। ठीक है, टाइम टेकन बाय ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, है ना। एक कंडक्टर को क्रॉस करने में जो कितना टाइम लगेगा? तो मान लो मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी थी इसको बोलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो निकाल सकते हैं डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो गया हमारा एल, और इसकी वेलोसिटी क्या थी? वीडी। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात करते हैं करंट। करंट में पता है करंट क्या होता है? आई इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्या कहते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं करंट आई। तो यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू देखो क्या थी? डेल्टा क्यू की वैल्यू थी एन ई ए एल, और डेल्टा टी निकालोगे तो डेल्टा की है एल अपॉन वीडी, है ना। तो यहाँ डेल्टा टी नीचे है तो नीचे एल आएगा और वीडी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहां से एल से एल का टर्म कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी। ये क्या होगा? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, है ना। जितनी ज्यादा करंट, देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है ना, एरिया भी फिक्स है। ठीक, अगर एन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स है और एरिया भी फिक्स है, तो देखोगे कि जो करंट है वो कैसे डिपेंड करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डायरेक्टली। यानी आई क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है। प्रूफ नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। स्टार मार्क मतलब इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लो और इसे भी नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, बात समझ आ गई? एक पॉइंट में आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और इसको या फिर बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ जे इक्वल टू सिग्मा ई, है ना, यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, एक्चुअली ओम्स लॉ क्या है ना, ओम्स लॉ तो हमने पढ़ता है वी इक्वल टू आई आर हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। कैसे होता है देखते हैं। तो हम लोग फिर ओम्स लॉ से जानते हैं क्या होता है? वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ठीक है, क्या होता है? वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ये हम सभी जानते हैं। ठीक, तो वी इक्वल टू आई हो गया, और आर की जगह हम सकते हैं आर भी सकते हैं रो एल बाई ए। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया।
ठीक है, तो रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया, ये आ गया, हमने आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब चीजों को ले आते हैं थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लेते हैं ना। उल्टा पुल्टा करने का क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इस रो एल को इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा वी अपॉन रो एल। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन रो एल। अच्छा, अब मैंने बताया था कि सिग्मा होता है रेस्ट कंडक्टिविटी, रो क्या होता था हमारा रेस्टिविटी, इन दोनों में लेसन बताया था। तो यानी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रो, है ना। यानी कि आप बात करो कि जो कनेक्टिविटी होती है वो 1 अपॉन क्या होती है रेस्टिविटी होती है। यहाँ से चीज आप ये भी याद रखना कि रेस्टिविटी और कनेक्टिविटी और रेस्टिविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 होता है, मतलब ये कांस्टेंट होता है। ये क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा को घटना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत याद रखना, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेस्टिविटी इज इक्वल टू कांस्टेंट वेरी, है ना, कैन नॉट से, तो याद रखना हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यानी 1 अपॉन रो की जगह हमने क्या लिख लिया, 1 अपॉन रो की जगह हमने लिख लिया सिग्मा, है ना। नीचे क्या था 1, नीचे रो था ना, नीचे रो, तो इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने लिख लिया, हमने सिग्मा लिख दिया। ठीक है, हमने सिग्मा, तो सिग्मा इंटू वी अपॉन एल, ठीक है, ये हो गया आई अपॉन ए। और आई अपॉन ए क्या होता है, तो आई अपॉन ए होता है करंट परमिट एरिया को हम बोल देते हैं करंट डेंसिटी, जी से हम डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू सिग्मा और वी अपॉन एल, मतलब पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। यानी एक वायर का लेंथ एल है, उसके क्रॉस हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, मान लो अगर हमने वी पोटेंशियल अप्लाई किया है ना। लेट्स सपोज मान लो कि अगर मेरे पास कोई ऐसा वायर होता ना, ये समझो मेरे पास एक वायर है और जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है एल। ठीक, और मान लो इसके दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। एक का पोटेंशियल वी हो गया एक एंड का, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0, तो डिफरेंस कितना हो गया, वी माइनस 0 करके तो वी आ जाएगा, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का की वैल्यू पता है हमें, ये इक्वल टू होता है वी अपॉन एल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ बात करें मैग्नीट्यूड का, तो इक्वल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस वी डिवाइड बाय लेंथ, है ना, यानी कितने लेंथ के अक्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो यहाँ से आप देखोगे कि हमारा यहाँ रिलेशनशिप आ जाएगा जे की वैल्यू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो इतने इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नोट याद रखना, ऐसा भूल मत जाना कभी, है ना। याद रखना ये ओम्स लॉ, इससे भी हम ओम्स लॉ करते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यहाँ पर था सिग्मा इक्वल टू 1/रो, और मैंने ये कहा था कि सिग्मा और रो का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट आते कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बता दो कि रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो देखो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आई की वैल्यू क्या थी, एन ई ए वी डी, है ना। देखना अभी मैंने बताया था करंट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक चीज, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, और यहाँ से हम आई अपॉन ए को लिख सकते हैं, हमने ए को इधर ले आया तो ये बच जाएगा एन ई वी डी, हो गया। ठीक, एक इधर ले आया। अच्छा, करंट डिवाइड बाय एरिया क्या होता है, करंट डिवाइड बाय एरिया को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी। ठीक है, तो एक तो रिलेशनशिप आपको यहाँ से दिख गया है ना, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ से याद रखना, एक पॉइंट यहाँ पर कि जे की वैल्यू एन ई वी डी भी होती है ना। वी डी मतलब इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। वी और डी दोनों सेम है ना, अलग अलग मत समझ लेना इसे कभी। ये क्या सबस्क्रिप्ट लिखो वी डी, है ना, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहला फॉर्मूला तो यहाँ से याद रखोगे। सेकंड आता है, अभी मैंने पढ़ा था कि जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई भी होता है। क्या होता है, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई भी होता है, तो यहाँ लिख सकते हो एन ई वी डी लिख सकते हो। ठीक, यानी यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन सिग्मा इंटू वी डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या ई की वैल्यू क्या आ गई, एन ई वी डी, एन ई अपॉन सिग्मा इंटू वी डी। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला तो इसे याद रख लोगे हमेशा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो 1/सिग्मा को लिख सकते हैं हम रो, रो इंटू एन ई इंटू वी डी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक आपका ये भी हो जाएगा, ये भी आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है कि यहाँ से आपको दिखेगा कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन। तो यहाँ देखिए कि ई की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो जहां मैं करता हूँ स्टार मार्क, उस चीज को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना है।
है ना, ताकि सबको याद रखोगे कैसे कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो E इक्वल टू क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ आ गई। थोड़ी सी बात करते हुए हम आगे चलते हैं। तो जितने छोटे छोटे फैक्ट्स है, मैं आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि पूछा यही जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप अगर अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे हैं और छोटी छोटी बातों का अगर मेरी गौर नहीं करोगे, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को गलत कर जाओगे, है ना। वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए देगा। बाकी जब मैं टेस्ट लूंगा तो आप वहां पर देख सकते हो कि मैंने इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, है ना, कि किसी भी मटेरियल की रेस्टिविटी किस पे कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो मैंने बताया था कि जो रेस्टिविटी होती है रो, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो रो डिपेंड करता है कि आप वो किस मटेरियल का है, मतलब अगर सेम टाइप का मटेरियल होगा, ध्यान से सुनना, सेम टाइप का मटेरियल का रेस्टिविटी सेम होता है ना। और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हाँ, याद रखना, अगर सेम टाइप का मेटेरियल होगा, अगर मान लो मैंने कॉपर का एक पतला वायर ले लो, कॉपर का एक मोटा वायर ले लो, सबकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि मेटेरियल सेम है, कॉपर, है ना। लेकिन एक सेम लेंथ और सेम थिकनेस का एक कॉपर वायर लो, और सेम लेंथ और सेम थिकनेस का एक आयरन का वायर लो, एक कॉपर का होना चाहिए, एक आयरन का होना चाहिए, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज कर जाएगी, है ना, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज कर जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है कि ये डिपेंड करता था हमारा टेम्परेचर पे भी। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो हम बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा टी माइनस टी नॉट, है ना। रो को आपको पता है क्या होता है, इसे बोलते हैं रेस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो नॉट होता है, उससे बोलते हैं रेस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, यानी एक टी नॉट टेम्परेचर पे इसकी रेस्टिविटी कितनी है, रो नॉट है। अल्फा को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिविटी बोलते हैं ना, कि वो कैसे चेंज करेगा, है ना। ये अल्फा, यही अल्फा होती है उस मटेरियल की फिक्स होती है ना, किसी मटेरियल की ये अल्फा की वैल्यू फिक्स होती है। थोड़ा ग्राफ देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो हमने ग्राफ बनाया है वो हमने बनाया रेस्टिविटी ऑफ, है ना, रेस्टिविटी रो ऑफ कॉपर। ध्यान देना, ये कॉपर, कॉपर मतलब किसके लिए, ये किसी मेटल के लिए, है ना, मेटल के लिए बात कर सकते हैं, किसके लिए, मेटल के लिए। तो देखोगे कि रेस्टिविटी कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेस्टिविटी भी बढ़ती है ना। क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज करता है रेस्टिविटी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी, उसकी रेस्टिविटी भी बढ़ेगी, याद रखना। ठीक है, किसके लिए, मेटल के लिए, या फिर आप बोल सकते हो किसी कंडक्टर के लिए, क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल सबके आपके कंडक्टर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी, किसका हम बात कर रहे हैं, एक सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं, है ना, किसी की बात कर रहे हैं, टिपिकल सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सिलिकॉन आता है, हमारे पास जर्मेनियम आता है ना, ये कुछ बेसिक्स हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो अगर इस टाइप का कोई हमारे पास मटेरियल रहा, मतलब सेमीकंडक्टर रहा, तो उसकी देखोगे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही तो घट रही है ना। और मेटल में क्या होता है, ये इंक्रीज कर रहा था, ऊपर जा रहे थे, मतलब बढ़ रहा था। ठीक है, तो याद रखेगा, आपको याद रहेगा हमेशा, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी घटती है, जस्ट उल्टा होता है। इसके अलावा पास कुछ और मेटल्स होते हैं जिसको लोग बोलते हैं एलॉय, है ना। एलॉय कैसे बनाया जाता है, एलॉय बनाया जाता है, मान लो कभी कभी दो मेटल को मिला लो, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल, जब इसको आप मिक्स करके आप कोई नया एलिमेंट बनाओगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ये फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से कह रहा हूँ, स्टार मार्क मतलब इंपॉर्टेंट है ना। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना। इसे बोलते हैं नियरली डिपेंडेंट, मतलब लगभग लगभग वो इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब क्या है कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है। तो एलॉय का कैसा बनेगा, तो एलॉय का कुछ ऐसा रहता है ना, लगभग लगभग क्या है, कांस्टेंट है ना। इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है ना। तो क्या होता है, वो लगभग लगभग कांस्टेंट होता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किसकी, एलॉय की, है ना। ध्यान से सुनना, मैंने कहा रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे होता है मैंगनीन हो गया, ठीक है, और नाइक्रोम हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। ये क्या है, ये आपके एलॉय है ना। क्या करता है, इनका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कभी भी नहीं करता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। बात समझ आ गई यहाँ पर। ठीक है, हम आगे बढ़े थोड़ा। कहता है सिमिलरली, है ना, सिमिलरली जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो भी कुछ इसी टाइप से डिपेंड करता
है ना। इसका भी ग्राफ लगभग सेम होता है, मतलब कंडक्टर के लिए है ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो बात करते हैं हम कुछ ग्राफ के पॉइंट में देख सकते हैं कैसे। मान लो एक हो गया हमारे पास कंडक्टर, फिर आता है आपका सेमी कंडक्टर। तो आपका कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब देखो, इसका मतलब होता है एरो का अप का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा और सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, है ना। कि टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर आप, मान लो तो लिख सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है। तो सेम नेचर वहां पर था, यहाँ भी सब कुछ सेम ही है ना। कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की घट जाती है। कभी कभी हम अल्फा को बोल देते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो याद रखना कि कंडक्टर के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है ये होती है पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां तक ऐसे पूछा नहीं जाता है आपको स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड या मेडिकल में पूछा जा सकता है ना, नीट में पूछा जाता है कि बताओ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऐसा पूछा जाता है ना। तो याद रखना कि कंडक्टर के लिए वो पॉजिटिव होती है, सेमीकंडक्टर के लिए इस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, जस्ट उल्टी होता है, घट जाती है। इसलिए अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। जबकि सेमीकंडक्टर का अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया, कोई कुछ बातें याद रखनी है ना। तो ये जो ग्राफ बताया मैंने, ये तो आपको याद ही रखना है, ये सारे कुछ, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये याद रखना। इसमें से एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, रखना क्या आता है हमेशा, एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका, आता ही आता है ना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपसे कि हीटिंग एलिमेंट लाइक हीटर, गीजर या इलेक्ट्रिक आयरन में जो वायर यूज होता है ना, जो हीटिंग, क्योंकि देखोगे हीटर में एक वायर लगा होता है, तो पूछा जाता है वो वायर किस चीज से बना होता है, तो याद रखना वो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है वो, आपका नाइक्रोम का बना होता है, याद रखना। हीटर में जो वायर होता है, वो कॉइलिंग होती है, वो किसकी बनी होती है, वो नाइक्रोम का बना होता है। क्यों यूज किया जाता है नाइक्रोम का, अगर आपसे पूछा जाए कि हम नाइक्रोम का क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। इसका क्या मतलब है, रेसिस्टिविटी जितनी हाई होगी, है ना, क्या इसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई है, मतलब कि इसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ, है ना, क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, है ना, याद रखना। हाई रेसिस्टिविटी है ना, नाइक्रोम को मैंने बताया था, नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम में आपका एलॉय है ना, क्या है नाइक्रोम, क्या है, एक एलॉय है। तो इसकी हाई रेसिस्टिविटी का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होता है वो, कि रेसिस्टिविटी बहुत हाई है। और दूसरा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है ना। क्या होती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा ही होती है। क्यों, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो वो वायर आपका क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, गल जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं, आप जो आप यूज करते हो, कभी भी आयरन यूज करते हो या हीटर यूज करते हो, उसके वायर तो कभी मेल्ट तो करता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो पहला पॉइंट तो याद ये रख लो, यहाँ पर ये सारे पॉइंट फैक्ट है ना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करते हैं दूसरा फ्यूज वायर, कि आपके घर में फ्यूज लगा होता है, तो वो कह रहा है वो फ्यूज चीज का बना होता है। तो जो आपका फ्यूज वायर बना होता है वो आपका टीन लेड का एक एलॉय होता है ना, टीन और लेड से मिलकर क्या बनाता है, एक एलॉय बनता है, उसका बना होता है, ठीक। क्यों बनाते हैं हम फ्यूज वायर को, क्योंकि इसकी मेल्टिंग बहुत पॉइंट बहुत कम होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी इसकी भी हाई होती है ना। तो फ्यूज वायर की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, गल जाएगा और कनेक्शन आपका कट जाएगा, है ना। फ्यूज वायर को आप कैसे लगाते हो किसी भी सर्किट में, तो फ्यूज वायर को हम हमेशा लगाते हैं सीरीज में लगाते हैं, है ना। कैसे में लगाते हैं उसको, हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं हम फ्यूज वायर को। एज एंड मेल्ट टू रिजल्ट इन ओपन सर्किट व्हेन करंट एक्सीड द सेफ्टी लिमिट, मतलब एक करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी, हाई वोल्टेज हो जाएगा, तो क्या करता है, ये मेल्ट कर जाता है और कनेक्शन छूट जाता है, ठीक है। तो आपके घर में जो टीवी है, वॉशिंग मशीन है, वो जलने से बच जाते हैं, ठीक है। ये उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना कि आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स बनते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, वो भी आपका मैंगनीन और कॉन्स्टेंटीन से बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं, ये भी मैग्नीन और कॉन्स्टेंटीन से बनते हैं। क्यों, कि दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि ये नियरली, इनकी जो रेजिस्टिविटी मैंने कहा था कि ये नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, किसकी, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटीन की, ठीक है। इसमें एक नाइक्रोम भी आता है, नाइक्रोम की भी होती है।
आप घर में जो बल्ब यूज करते हो, जो आपके घर में येलो कलर का बल्ब यूज होता होगा, ठीक है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपका टंगस्टन का, ठीक है। अब टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसकी, है ना, लो रेसिस्टिविटी होती है और बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। टंगस्टन का क्या होता है? रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। रेसिस्टिविटी कम होने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे उसकी रेसिस्टिविटी कम है ना, क्या उसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है, और इसकी क्या होती है? इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और क्या कहता है कि इस बल्ब के अंदर एक इनर्ट गैस भरा होता है ना। इनर्ट गैस कैसा होता है? जैसे मान लो जेनॉन हो गया, ठीक है, और आपका आर्गन गैस हो गया, ये क्या होता है? आपके बल्ब के अंदर भरा होता है, ताकि वो, क्योंकि इनर्ट गैस ऐसा गैस है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, किसी भी एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए क्या बनाता है उसके अंदर एक इनर्ट गैस भरा होता है, ताकि वो टंगस्टन जो आपका एलॉय है उसके साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। और लास्ट हमारा सिंपल जो कनेक्शन वायर होता है घरों में, वो किसका बना होता है? वो आपका कॉपर का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। देखो, रेसिस्टिविटी कम होने का क्या मतलब है? रेसिस्टिविटी इसकी बहुत कम है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज कर जाती है ना। लो रेसिस्टिविटी का मतलब है कि कम टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है ना, इसका मतलब यही होता है। लो रेसिस्टिविटी का मतलब है कि टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाओगे तो उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये किसका होता है? कॉपर। और आपको पता है कॉपर क्या है? कॉपर आपका एक मेटल है, या मतलब एक कंडक्टर है, ठीक है। तो बात समझ आ गई यहाँ तक। बात करते हैं हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा लास्ट, आ गया हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहली बात कहता है कि इन दिस कॉम्बिनेशन सेम करंट पासेज थ्रू आउट ईच रेजिस्टेंस, है ना, इसमें सेम करंट फ्लो करता है। क्या करता है इन सभी में? जब भी आप कुछ इस टाइप से अरेंज लगाओगे, है ना, एक बैटरी से कि एक एंड से बहुत सारा रेजिस्टेंस जोड़ो, R1 R2 ऐसे 3 जोड़ दो, तो दोनों में क्या करता है? सेम, सब में सेम करंट फ्लो करता है, आई आई आई, ठीक है। तो कहीं पूछा जाए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम रहता है पूरे सर्किट में? करंट सेम रहता है, याद रखना बात को, ठीक है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, भूल जाते हैं लोग अक्सर। डिफरेंट क्या होता है? तो डिफरेंट होता है सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो अलग अलग होता है। V1 V2 V3 क्या होता है? ये सारा अलग अलग होता है, ठीक है। और पोटेंशियल का V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। तो हम ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस चाहे तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं उसका वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज कैसे निकालोगे? V1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I इंटू R1 होगा, ठीक है। V इक्वल टू IR होता है, तो V इक्वल टू I सब में सेम है तो सब में I रहेगा, और सबका रेजिस्टेंस अलग अलग, तो सबकी R1 R2 और R3 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बस करंट क्या रहेगा? I की वैल्यू सब सेम रहेगी, क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब बात करो कि यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल V है ये किसके इक्वल होता है? तो ये सबके सम के इक्वल होता है, यानी V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 होती है, ठीक है। तो ऊपर एक साथ पुट करते हैं, तो हमने क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि इस पूरे सर्किट को हटाते हैं, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? कि इस पूरे सीरीज सर्किट को हटाओ और एक सिंपल एक लगा दो रेजिस्टेंस, जिसका पोटेंशियल V हो और उसका रेजिस्टेंस R इस टाइप से हो, सच दैट कि उसमें I करंट ही फ्लो करे, ठीक है। तो यहां से सकते हैं V इक्वल टू IR लिख सकते हैं हम ऐसे, है ना। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम सेम पोटेंशियल बैटरी अप्लाई करें तो सर्किट में सेम करंट फ्लो हो, उस केस में हम एक सिंगल रेजिस्टेंस कितना यूज करें ताकि सेम पोटेंशियल के लिए सेम करंट फ्लो, उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसी का हमने प्रूफ किया, देखो यहाँ पर। तो V इक्वल टू IR हमने यहाँ पर पुट किया, है ना। V इक्वल टू क्या पुट किया? यहाँ पर IR पुट किया, और V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3 पुट किया। यहाँ से आई सब में कॉमन होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो याद रखना, R की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। चलो बात आ गया, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताते हैं आपको, याद रखना कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बात क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखना ऐसे कि अगर सबकी वैल्यू इक्वल हो, मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, है ना, ऐसे करके कितने रेजिस्टेंस मेरे पास है? R इन रेजिस्टेंस, है ना, और सबकी वैल्यू स्मॉल r है। तो जो इसको RS से लिख लेते हैं ना, S लिख लोगे ज्यादा हमें हमारे लिए इजी होगा। S का मतलब होता है सीरीज, ठीक है। तो मान लो सबकी वैल्यू जो R के इक्वल है ना, तो जब जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा RS, इसकी वैल्यू होती है n टाइम्स ऑफ R। क्या होती है? n टाइम्स ऑफ R होती है, ठीक है। यानी अगर सबका रेजिस्टेंस सेम है और सभी सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? तो n इंटू आर। n क्या होता है? n होता है टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। n क्या है? n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस,
यानी आपने ऐसा कितना रेजिस्टेंस लगाया है। जैसे मान लो ऊपर वाले सर्किट में अगर सबकी वैल्यू अगर सेम हो जाए, आर 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 हो जाए, तो टोटल कितने लगाया हमने, 3 लगाया है। तो वहां पर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 3R, है ना, क्या कर देगा 3R। अब देखो फैक्ट बात करते हैं, फैक्ट लिख लो यहाँ पर क्या बात है, ठीक है। क्या बात रखना कि जो आर एस की वैल्यू होती है, जो आर एस आएगा, इज ऑलवेज, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, है ना, एनी आर का मतलब है कि आप यहाँ पर R1 R2 और R3 लगाए हो, है ना, तो जो आर एस की वैल्यू आएगी उन सभी से ज्यादा होगी। मतलब किसी एक को भी उठा लोगे ना, R1 R2 R3 किसी एक को भी उठा लोगे तो किसी से भी उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। ठीक है, क्या होगी, उससे हमेशा ज्यादा आएगी। इसे मान लो अगर R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है और R3 की वैल्यू 3 है, तो टोटल सम कितना आ गया 6। ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा 6, सबको ऐड कर दोगे 6। तो मैं क्या कहा, ये जो 6 है वो सबसे बड़ा है कि नहीं, क्या ये 1 से ही बड़ा था, क्या वो 2 से ही बड़ा है, क्या वो 3 से ही बड़ा है, हाँ तो सबसे बड़ा है। तो वही कहना है कि जो आर एस की वैल्यू होती है वो हमेशा इंडिविजुअल जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा सबसे बड़ी ही होती है, ये बात याद रखना इसमें। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से जाना, रिवाइंड करके देखना, फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगी बात। बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हमने एक बैटरी लगाया, उस पर हमने क्या किया, एक ऐसे सर्किट बना दिया। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये करंट यहाँ से जाता है आई, तो इसे 3 पाथ मिलते हैं ना, तो क्या होता है यहाँ पर करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो मान लो ऊपर R1 से, ऊपर R1 रेजिस्टेंस लगा है, तो इस R1 रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो किया, I1। ठीक है, बीच में R2 रेजिस्टेंस लगा है, उससे कितना करंट फ्लो कर गया, I2। और जो I3 लगा है उससे कितना करंट फ्लो कर गया, I3। ठीक है, तो पहला बात है कि इन दिस कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यानी हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, सेम होता है। और वो किसके इक्वल होगा, वो आपका, अगर यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगाया है V, तो सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V का ही होगा, है ना। सबके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, वो V के इक्वल होगा। तो हम पढ़ते हैं V इक्वल टू, हम IR पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इस पूरे को हटाओ और एक सिंगल रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगाओ RP, कि उसमें पोटेंशियल अप्लाई करने पर, V पोटेंशियल अप्लाई करने पर सेम करंट I फ्लो करे, तब RP की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R3। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो V की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी I इंटू RP होनी चाहिए। ठीक है, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन RP। ठीक है, देखो ये प्रॉपर प्रूफ है ना, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से अगर अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए पूरा प्रूफ है, प्रूफ है तो हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं ना इन शॉर्ट में, और सब कुछ एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो यही जो हमारा I1 तो I2 I3 पर I3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो पहले I निकालते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, क्योंकि सबके क्रॉस पोटेंशियल तो सेम है, सबके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V है, मैंने अभी कहा था कि इस पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम ड्रॉप होता है, तो V भी हो गया। ठीक है, लेकिन सब में करंट क्या फ्लो कर रहा है, डिफरेंट है, एक में I1 है, एक में I2 है, एक में I3 है। ठीक है, I1 I2 I3 है, तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। ठीक है, क्योंकि I1 किस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, R1 से, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R1। ऐसे ही I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 एंड I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सारा जो करंट था वो I ही तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो ये I फिर से मिलेगा, अगर फिर सब I1 I2 फिर से मिलेंगे तो फिर से I बन जाएंगे। दैट मीन्स I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख लिया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन RP, है ना, देखो यहाँ पे मैं लिखा था I की वैल्यू कितनी थी, इक्विवेलेंट कितना आया था, वो RP है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन RP। I1 की वैल्यू देखो, हम इक्वेशन नंबर 1 के, इक्वेशन नंबर 1 से सबको पुट कर लो, है ना, तो I1 की जगह V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 प्लस I3 हो जाएगा V अपॉन R3। सभी में से I का टर्म कॉमन आएगा, सभी में V कैंसिल हो जाएगा, V कॉमन आ गया, V कैंसिल। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ऐसे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दो यहाँ पर भी वही चीज, कि अगर मान लो लेट सपोज कि R1 R2, है ना, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, कितने रेजिस्टेंस लगे हुए, RN रेजिस्टेंस लगे हुए, है ना, इन रेजिस्टेंस लगे हैं, और सभी की रेजिस्टेंस मान लो R है, कैपिटल R है, मतलब हमने यहाँ पर R1 R2 अच्छी लगाया, मान लो अगर सबकी वैल्यू R R R इक्वल हो जाती, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, RP की वैल्यू क्या रखना, तब उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा RP, है ना, RP, इसकी वैल्यू जाती है R डिवाइड बाई N।
क्या हो जाएगी R डिवाइड बाई N। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि अगर पैरेलल में लगा लोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R अपॉन N। जैसे यहाँ पर मान लो कितने रेजिस्टेंस थे 3, अगर सबकी वैल्यू R R R हो जाती तो N की वैल्यू कितनी आती 3। इस केस में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता R अपॉन 3 हो जाता। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बात ये भी याद रखो कि आरपी इज ऑलवेज, है ना, जो आरपी की वैल्यू आती है वो ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल आर, है ना। तो कह रहा है कि जो आरपी की वैल्यू जो आती है ना वो सबसे, यानी जितना हमने R1 R2 3 लगाया है उनमें जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटी आती है आरपी की वैल्यू। ठीक है, तो इक्विवेलेंट आरपी कितना होता है वो हमेशा कम हो जाता है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है वो कम हो जाता है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखना कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने कहा था कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते हैं तो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट तो सेम फ्लो करता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। अब वो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाया है R1 R2 एंड R3। वोल्टेज मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें दिया रहेगा 3 रेजिस्टेंस दिया होगा और हमें सिर्फ गिवन होगा ये पोटेंशियल, मतलब ये 3 चीज वैल्यू हमें गिवन है और ये पोटेंशियल गिवन है। इसके अब हम क्या क्या फाइंड करेंगे, V1 फाइंड करेंगे, V2 फाइंड करेंगे, V3 फाइंड करेंगे। ये ज्यादा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, IIT जेई के लिए, जो लोग जेई मेंस का एग्जाम देते हैं उनके लिए याद रखना ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है इससे। और दूसरा ये नीट पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, नीट पे तो क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम पूछा जाता है। तो देखो V1 की वैल्यू क्या होती है, V1 की वैल्यू जो आप निकालोगे इसकी वैल्यू क्या होती है, V1 की वैल्यू होती है V1 इक्वल टू हो जाएगा R1। ठीक है, V1 होगा तो ऊपर रहेगा R1, नीचे हो जाएगा सारे डिस्टेंस को जोड़ लो R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू पोटेंशियल V, जो हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया उससे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका V1 की वैल्यू। V2 निकालोगे तो सिमिलरली क्या करना है R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, और V3 निकालना होगा तो करेंगे V3 है तो ऊपर R3 होगा और R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V जो हम यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, ये था वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो इसमें करंट कैसे डिवाइड करेगा, आई की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ से करंट आई गया, है ना, दिख रहा होगा यहाँ से करंट आई गया, ये करंट आई जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लगाया R1 एंड R2। ठीक है, तो आपस इसमें सिर्फ 2 ही पूछा जाता है। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बता दूं आपको, तो नीट आप देखना 2021 में ही क्वेश्चन आया था इस पर, मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, उसने कुछ ऐसा ही हमसे करंट के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली बताते हैं करंट के लिए कैसे निकालना। जब I1 निकालोगे ना तो हमें क्या क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा एक, हमें ये I गिवन होगा, बताते इसमें क्या क्या गिवन होगा, हमें निकालना क्या होता है। तो हमें ये I गिवन होगा सिर्फ, और हमें गिवन होगा R1 और R2। हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा I1 एंड I2। तो I1 की वैल्यू क्या होती है, I1 की वैल्यू हो जाती है जस्ट अपोजिट, है ना, ऊपर R2, ऊपर I1 निकालेंगे तो ऊपर R2 होगा, नीचे तो क्या होगा समेशन ही होगा, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप निकालना चाहोगे I2 निकालना चाहोगे तो I2 में क्या होगा, जस्ट उल्टा कर लो इसमें, जब I2 निकालोगे तो ऊपर R1 आ जाएगा, है ना, और नीचे R1 प्लस R2 इंटू आई। तो देखोगे यहाँ पर इनवर्सली चलता है, जब I1 निकालोगे तो ऊपर R2 आ रहा है, जब I2 निकालना चाहोगे तो ऊपर R1 आ जा रहा है, और नीचे तो क्या होता है जितना रेजिस्टेंस लगा है सबका सम कर लो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है आपको, है ना। और ये इसमें 2 लेक्चर्स आज आई थिंक और होगा, 2 लेक्चर्स में ये पूरा पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी विद डेरिवेशंस भी हम आपको बता रहे हैं, तो अगर किसी का डेरिवेशन से ज्ञान में आता है, अगर कोई अदर बोर्ड मान लो बिहार बोर्ड से भी हो या यूपी बोर्ड से हो ना, या कोई अदर स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से हो ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मत याद रखना कि झारखंड एजुकेशन से ओनली झारखंड बोर्ड, नॉट, ये ऑल फॉर बोर्ड के लिए। झारखंड बोर्ड का एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उनको क्या करना है, इनको ऑब्जेक्टिव के तरीके से देखना है, और जो बिहार बोर्ड के उनको अगर आपके यूपी बोर्ड या कोई अदर बोर्ड से है तो उनको वो विथ डेरिवेशन समझ लेना है इसे, है ना, बात समझ आ गई। तो बाकी यही हमारा चैनल है। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप हमसे वहां पर हेल्प करके पूछ सकते हो कमेंट करके, वहां पर हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में।